U99 हिंदी अध्याय 981 विवेकशील आत्माएं संरचना का चित्रण करती हैं _2। यद्यपि यह संरचना की केवल बाहरी सतही संरचना थी, फिर भी गू चांगहुआई को बहुत धक्का लगा। वह कुछ हद तक चकित था। क्या ये वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है जिसे फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में एक फॉर्मेशन मास्टर करने में सक्षम था? यह उन सभी फॉर्मेशन मास्टर्स से पूरी तरह अलग था जिन्हें वह पहले जानता था। दूसरी ओर गुअन और गु क्वान भी समझने में असमर्थ थे और उन्हें यकीन हो गया था कि महुआ को उसके रूप रंग से नहीं आंका जाना चाहिए। ये जूनियर फॉर्मेशन मास्टर वास्तव में असाधारण था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस युवा मालिक के साथ बातचीत कर सकता था जो हमेशा से ही समझौता करने को तैयार नहीं था, और यहाँ तक कि वह आमतौर पर जिद्दी युवा मालिक को भी अपनी बात मानने पर मजबूर कर देता था। महुआ को उनके विचार पता नहीं थे, लेकिन उन्होंने आगे कहा, दानव गुफा की संरचना बहुत सख्त है, लेकिन चूंकि यह एक ताव साधना वास्तुकला संरचना है, इसलिए लागत बचाने के लिए कुछ समझौते होने चाहिए। मुख्य खंड द्वितीय श्रेणी के 19 पैटर्न संरचनाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ कोनों और किनारों पर संरचना ग्रेड कम हो जाएगा और संरचना पैटर्न की संख्या भी कम हो जाएगी। 18 पैटर्न, 17 पैटर्न और यहां तक कि मध्य स्तर द्वितीय श्रेणी 16 पैटर्न का उपयोग किया जाएगा। कुछ भागों में तो रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रथम श्रेणी की संरचनाओं का भी सहारा लिया जाता है। संरचनाओं में ये कमजोर बिंदु ही हैं जहां खामियां हैं। ताओ साधना स्थापत्य संरचना का पैमाना जितना बड़ा होता है, बाहर से वह उतना ही भव्य दिखाई देता है, लेकिन एक विशेषज्ञ की नज़र में उसमें उतनी ही अधिक खामियां होती हैं। एक विशेषज्ञ की नज़र में गु चांगहुआई और अन्य लोगों ने महुआ की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। महुआ ने दानव गुफा के संरचना आरेख की शुरुआत से अंत तक समीक्षा की, फिर उन्हें एक अलग चोटी के पीछे एक छोटी पहाड़ी पर ले गया। पहाड़ी के नीचे एक मजबूत चट्टान थी जिस पर टूटे हुए, नुकीले और दांतेदार पत्थर पड़े थे। ये चट्टान ठोस है, खुदाई करना कठिन है और इस पर संरचनाएं बनाना आसान नहीं है, इसलिए दानव की गुफा का निर्माण करने वाले संरचना मास्टर ने यहाँ कोनों को काट दिया। महुआ ने तब अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया। उसकी आंखें गहरी थीं और कुछ देर तक देखने के बाद एक सादे दिखने वाले पत्थर की ढलान की ओर इशारा किया। यहाँ दोष सबसे बड़ा है। गु चांगहुआई ने पत्थर की ढलान को गौर से देखा, लेकिन वह ये समझ नहीं पाया कि यह सबसे बड़ी खामी क्यों थी। लेकिन जब बात फॉर्मेशन की आती थी तो महुआ के शब्द हमेशा उन्हें एक निर्विवाद निश्चितता का एहसास दिलाते थे। तो हम पहाड़ की चोटी खोदकर चुपके से अंदर घुसेंगे, गु भाइयों में से एक ने सुझाव दिया। महुआ ने अनुमान लगाया कि वह गुएन होना चाहिए। दोनों भाई एक जैसे दिखते थे और उनकी आवाज भी एक जैसी थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति के संचार में अंतर था। एक भाई बाईं ओर और दूसरा दाहिनी ओर प्रवाह करता था, जैसे बाएं हाथ वाला व्यक्ति और दाएं हाथ वाला व्यक्ति। बाएं हाथ वाला गुअन था और दाएं हाथ वाला गुक्वान था। महुआ ने सिर हिलाया, शोर अभी भी बहुत ज्यादा है। खुदाई जैसे कामों के लिए फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। ये कुछ ऐसा था जो उसने अभी अभी सीखा था, एक प्रकार का 8 ट्रिग्राम जेन फॉर्मेशन जिसे माउंटेन ओपनिंग फॉर्मेशन कहा जाता है। सेकेंड ग्रेड 14 पैटर्न्स माउंटेन ओपनिंग फॉर्मेशन पहाड़ के पत्थरों को चूर्ण में बदल सकता था। इसकी शक्ति ज्यादा नहीं थी और यह शांत भी था, जिससे ये गुप्त रास्ते खोदने के लिए एकदम सही था। महुआ ने अपनी स्याही और ब्रश निकाला और पत्थर पर माउंटेन ओपनिंग फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। वह बहुत तेजी से चित्र बनाता था। कुछ ही देर में उसने चित्र पूरा कर लिया। तभी संरचना के ऊपर एक धूसर प्रकाश चमका, संरचना पैटर्न सक्रिय हो गए और पहाड़ी पत्थर टूटकर बारीक चूर्ण में बदल गया जो हवा में बिखर गया। गु चांगहुआई ने बगल से देखा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद उसे अंततः समझ आ गया। बहुत तेज। उसने महुआ को पहले भी फॉर्मेशंस बनाते देखा था, लेकिन उस समय उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब ठीक उसकी निगरानी में महुआ का ब्रश ड्रैगन और सांपों की ताकत के साथ चला और उसने पूरी तरह से द्वितीय श्रेणी 14 पैटर्न माउंटेन ओपनिंग संरचना तैयार कर दी। गु चांगहुआई को तब एहसास हुआ कि यह ब्रशवर्क कितना अविश्वसनीय रूप से तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे समय तेजी से आगे बढ़ गया हो। उसका छोटा सा हाथ पीछे की छवियां छोड़ रहा था। ये हाथ की गति उन फॉर्मेशन मास्टर्स की तुलना में कई गुना तेज थी जिन्हें उसने पहले देखा था। गु चांगहुई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये बच्चा महुआ, वो एक षटकोणीय फॉर्मेशन मास्टर की तरह कैसे है जिसमें एक भी कमजोरी नहीं है।
क्या ऐसा हो सकता है कि उस पर किसी पुराने फॉर्मेशन राक्षस का कब्जा हो गया हो? अल्पविराम। जब वह इस पर विचार कर रहा था, मोहुआ ने तेजी से एक के बाद एक पर्वतीय उद्घाटन संरचना बनाई, जिससे चट्टान की परतें घुल गईं। अंततः जब पत्थर का आखिरी टुकड़ा भी हट गया, तो उनके सामने एक अंधेरा, उदास गड्ढा प्रकट हुआ। छेद के अंदर से ठंडी हवा बह रही थी और सड़ांध की हल्की गंध बाहर आ रही थी। मोहुआ ने गू चांगहुई पर नजर डाली। गू चांगहुई समझ गया और उसने थोड़ा सिर हिलाया और सीधे छेद में प्रवेश कर गया। गुवन और गुकवान उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ क्षण बाद गू चांगहुई की आवाज छेद के अंदर से आए। अंदर आए। मोहुआ ने सिर हिलाया और अंदर आ गया। कुछ देर तक उसकी नजर बिल्कुल काली रही, फिर धीरे धीरे उजाला हुआ। मोहुआ ने ध्यान केंद्रित किया और पाया कि वह एक पत्थर के खंभे के उभरे हुए हिस्से पर खड़ा है। मोहुआ ने नीचे देखा और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यह एक विशाल गुफा थी। स्तंभ दांतेदार और विचित्र थे। नीचे पहाड़ खोखला हो गया था और वहां एक भव्य और प्रभावशाली दानव महल था। बीच हवा में लटके गलियारे, जिनके बीच में सफेद हड्डी के लालटेन लगे हुए थे, एक भयावह हरे रंग की रोशनी डाल रहे थे, जो उनके चारों ओर के भयानक हॉल को प्रतिबिंबित कर रही थी। हॉल के केंद्र में एक विशाल पत्थर की खोपड़ी थी। खोपड़ी की आंखें खाली थीं और हरी लपटों से जल रही थीं। भयंकर नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, मुंह खुला हुआ था, मानो किसी को खा जाना हो। लेकिन ये खोपड़ी आधी अधूरी थी, ऐसा प्रतीत होता था कि अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, तथा ये पहचानना मुश्किल था कि यह किसी मनुष्य या जानवर की हड्डी है। खोपड़ी के ऊपर एक उदास राक्षसी खिउई विकीर्ण हो रही थी। गू चांगहुआई का चेहरा कठोर था। अविश्वास में उन्होंने कहा, एक राक्षस संप्रदाय का गढ़, इतनी हिम्मत? मोहुआ ने रुककर कहा, एक राक्षस संप्रदाय का गढ़। उसने गू चांगहुआई की ओर देखा और धीरे से पूछा, एक राक्षस संप्रदाय का गढ़ एक सामान्य दुष्ट साधक के अड्डे से किस प्रकार भिन्न है? गू चांगहुआई का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीरे से कहा, दुष्ट साधक की मानदेय केवल अस्थायी छिपने के लिए है, जबकि दानव साधक के गढ़ दीर्घकालिक निवास के लिए है। दुष्ट साधक केवल जहरीला फल है, जहर केवल एक या दो लोगों को मारता है, लेकिन दानव संप्रदाय ये जड़ है जो जहर के स्रोत को फैलाता है। जब भी कोई दानव संप्रदाय का गढ़ दिखाई देता है, तो ये संकेत देता है कि दानव संप्रदाय ने यहाँ जड़ें जमा ली हैं या जमाने वाला है। यदि एक दानव संप्रदाय के गढ़ को स्थापित होने और जड़ जमाने की अनुमति दी जाती है, तो ये दानव पथ का एक घातक ट्यूमर बन जाएगा। दानव पथ कौशल फैलाएगा, जिससे अंतहीन नुकसान होगा, और इसे हटाना बेहद मुश्किल है और इसकी लागत भी बहुत ज्यादा है। गू चांगहुई की नजर गंभीर थी। उन्होंने पहले सोचा था कि अग्नि बुद्ध की राक्षस गुफा केवल एक अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह दानव गुफा वास्तव में दानव संप्रदाय का एक बड़ा गढ़ था। मोहुआ ने कहा, इस दृष्टिकोण से क्या अग्नि बुद्ध न केवल एक पाप साधक और एक दुष्ट साधक हैं, बल्कि एक विरासत वाले दानव साधक भी हैं? गू चांगहुआई की निगाहें बर्फीली थीं और उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। संभवतः ऐसा ही है। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, मुझे इसका एहसास नहीं था। गू चांगहुई की नज़र कुछ अर्थपूर्ण थी। जिसे तुम नहीं देख सकते, वही असली दानव संप्रदाय है। जो राक्षस साधक अत्याचार करते हैं और अत्यधिक अहंकारी हैं, उन्हें ताओवादी न्यायालय द्वारा बहुत पहले ही मार दिया गया है। शेष दानव साधक कभी कभी ईमानदार साधकों से अधिक धर्मी प्रतीत होते हैं। मोहुआ चौंका और अप्रत्याशित रूप से लू चेंगयुन के बारे में सोचा। शव शोधन के लिए हत्या करना, खनन के लिए लाश का शोषण करना, अथक प्रयास करके आत्मा पत्थर अर्जित करना, फिर उन स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करके ताओवादी न्यायालय को रिश्वत दी, स्थानीय प्रभाव खरीदा, खनन कृषकों का और अधिक शोषण किया, अधिक लाशों को परिष्कृत किया और अपनी सेना को बढ़ाया। सतह पर वह लू परिवार का परिष्कृत और सज्जन परिवार का मुखिया था, लेकिन पर्दे के पीछे वह दानव पथ का एक सच्चा दानव, एक शव साधक था। एक बार जब वह एक लाश राजा को परिष्कृत करने में कामयाब हो जाता, तो दक्षिण यू शहर के सभी साधक, चाहे जीवित हो या मृत, संभवतः उसके ज़ोंबी बन जाते। और शायद वर्तमान स्थिति भी वैसी ही थी। अग्नि बुद्ध और वे सिर्फ एक प्रलोभन हो सकते हैं। ये द्विपर्वतीय दानव गुफा, कौन जानता है कि इसमें क्या छिपा है और यह वास्तव में किसका काम है? अंकल गू, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस जाकर अतिरिक्त सैनिक बुलाना चाहिए? मोहुआ फुसफुसाया। दानव संप्रदाय के गढ़ की खोज करने के बाद सबसे अच्छा तरीका ये प्रतीत हुआ कि वापस जाकर लोगों को हिला दिया जाए,
इस गढ़ को नष्ट करने के लिए ताओवादी न्यायालय से अधिक प्रवर्तन नेताओं को बुलाया जाए। गु चांगहुआई ने सोचते हुए भौहें चढ़ाई और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। चलो पहले आसपास देखते हैं। अगर हम अग्नि बुद्ध को ढूंढकर उसे सीधे मार सकें तो सबसे अच्छा होगा। मदद के लिए वापस बुलाना और दानव की गुफा को घेरना। अराजकता के बीच बहुत सारे चर होंगे। यदि अग्नि बुद्ध इस प्रक्रिया में बच निकलते हैं तो हमारे सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त गु चांगहुआई की निगाहें गहरी हो गईं और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। लेकिन वह अपने दिल में समझ गया था, बी माउंटेन सिटी की दानव गुफा बनाने की क्षमता का मतलब था कि ताओवादी न्यायालय के भीतर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार था। सुदृढ़ीकरण के लिए आह्वान करने से गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों को अवसर मिल सकता है। जीवन मरण की लड़ाई में जंग लगा हुआ ब्लेड अंततः स्वयं की मृत्यु का कारण बन सकता है। ये वही था जो मो हुआ चाहता था। कम लोगों के कारण काम आसान हो गया। बहुत अधिक लोगों के साथ सभी की आंखों और कानों को नियंत्रित करना तथा कोई भी गुप्त चाल चलना कठिन था। मो हुआ ने फिर से भव्य दानव गुफा की ओर देखा। इस दानव गुफा का निर्माण चाहे किसी ने भी किया हो, पहले अग्नि बुद्ध का मरना आवश्यक था। उसके उल्का अग्नि कौशल को भी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। चलो चलें, गु चांगहुई ने कहा। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। फिर चारों का समूह चुपके से अपने रूप छुपाकर चुपचाप आसपास की चट्टानी दीवारों के सहारे नीचे उतर गया और दानव महल में प्रवेश कर गया। दानव महल के अंदर जाने पर बाहर से जो दिखता था उसकी तुलना में इसका लेआउट अधिक जटिल हो गया। कई इमारतें पूरी तरह से अभेद्य थीं। चारों ओर घनी संरचनाएं थीं जिससे आवागमन पर सीमाएं बढ़ गईं। और वहां अजीब तरह से कपड़े पहने दानव साधक कई दानव कुत्तों के साथ गश्त कर रहे थे। यदि गश्त कर रहे दानव साधक दानव शिकारी कुत्तों द्वारा इसकी खोज की जाती है तो यह संभवतः शिकार को चौंका देगा तथा दानव गुफा से अधिक साधकों को इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित करेगा। दानव की गुफा के भीतर घेराबंदी में फंसे गोल्डन कोर क्षेत्र में गु चांगहुआई भागने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन गुवन और गुक्वान के बर्बाद होने की संभावना अधिक थी। मो हुआ भागने में सफल हो सकता है, लेकिन अग्नि बुद्ध की हत्या पर अब विचार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समूह सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने एक कुत्ते को भी मारने की हिम्मत नहीं की। दिन भर दानव महल में भटकने के बाद भी उन्हें अग्नि बुद्ध दिखाई नहीं दिए। उन दानव साधकों ने अपने होठों पर एक सख्त मुहर लगा रखी थी। वे कुत्तों को कठपुतली लाश की तरह इधर उधर ले जा रहे थे, चारों ओर देख रहे थे, लेकिन शायद ही कभी बोल रहे थे। मो हुआ को उनके होठों से कोई सुराग सुनना असंभव लगा। इस तरह आगे बढ़ना एक बिना सिर वाली मक्खी के समान था। 7 दिन तो भूल ही जाए, 17 दिन भी अग्नि बुद्ध को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या करें? मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। गु चांगहुआई को भी लगा कि यह खोज का तरीका नहीं है और उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, चलो देखने के लिए आंतरिक गर्भगृह की ओर चलें। वे इस समय दानव महल के बाहरी गर्भगृह में थे। यदि अग्नि बुद्ध बाहरी गर्भगृह में नहीं थे तो संभवतः वे आंतरिक गर्भगृह में थे। लेकिन आंतरिक गर्भगृह में जितनी गहराई होगी, सुरक्षा उतनी ही कड़ी होगी तथा अधिक संख्या में लोग और कुत्ते गश्त करेंगे, जिससे जोखिम काफी बढ़ जाएगा। पता लगने के बाद बच निकलने की संभावना और भी कम हो जाएगी। गुएन और गुक्वान मौत का सामना करने के लिए तैयार थे। मो हुआ ने भी सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद समूह ने आंतरिक गर्भगृह की ओर चलने का प्रयास किया, लेकिन अधिक कदम भी नहीं बढ़ा पाए थे कि उन्हें 3 लोग अपनी ओर आते दिखाई दिए। नेता ने एक हरी आंखों वाले, काले बालों वाले, दुर्गंधयुक्त डेमन हाउंड को पकड़ रखा था। चारों लोग जल्दी से एक तरफ छिप गए, पत्थर की दीवारों को पकड़ लिया और हवाई गलियारे से लटक गए। जब दानव शिकारी कुत्ता पास पहुंचा तो उसने अचानक अपने दांत दिखाए और भयंकर रूप से गुर्राया तथा चारों ओर सूंघने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। मो हुआ ने सभी पर गंधहीन पाउडर छिड़का। यह पाउडर बिग ब्लैक माउंटेन में शिकार के दौरान मॉन्स्टर हंटर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम मारक था। खतरे का सामना करने पर वे मॉन्स्टर बीस्ट्स को अपनी गंध का पता न चलने देने के लिए इसे अपने ऊपर छिड़क लेते थे। इस औषधि पाउडर का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, लेकिन मो हुआ ने फिर भी कुछ अपने साथ रखा, बस मामले के लिए। डेमन हाउंड को कुछ भी गंध नहीं आ रही थी और वह वहीं पर भयंकर रूप से भौंकने लगा। एक राक्षस साधक ने गहरी आवाज में पूछा, क्या बात है? क्या सूंघने वाले डेमन हाउंड ने कुछ खोज लिया है? एक शीतल दिव्य अनुभूति सभी दिशाओं में फैल गई, मो हुआ और अन्य लोगों पर छा गई, फिर पीछे हट गई। कुछ नहीं। क्या ये कुत्ता गर्मी में है?
यह अभी भी बेतरतीब ढंग से क्यों भौंक रहा है? इसे कौन सी गोलियां खिलाईं जो इसे नहीं दी जानी चाहिए थी? इसके बाद डेमन हाउंड की चीख सुनाई दी, मानो किसी ने उसे लात मार दी हो। लानत है जानवर, अगर कुछ नहीं है तो चुप रहो। अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। एक कर्कश आवाज ने कहा, ठीक है, गश्त जारी रखो। यहां कोई कैसे आ सकता है? धत्तेरी की। इसके बाद तीनों दानव साधक कुत्ते को दूर ले गए और धीरे धीरे दूर जाकर गायब हो गए। ये पुष्टि करने के बाद कि वे चले गए हैं, गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, अंदर जाना आसान नहीं है। दानव महल की गश्त बहुत कठोर थी, और ये कुत्ते इंसानों से भी ज्यादा सतर्क हैं। हर कुछ कदम पर सुरक्षाकर्मी तैनात होने के कारण वहां पहुंचना असंभव है। गु क्वान मोहुआ ने अनुमान लगाया कि वह गुअन था, फुसफुसाया, क्या हमें इन गश्ती दल वालों को मार देना चाहिए? गु चांगहुआई की निगाहें तेज हो गईं, लेकिन अंततः उन्होंने अपना सिर हिला दिया। हम मार नहीं सकते, न तो लोगों को और न ही उस कुत्ते को मारा जा सकता है। क्योंकि यदि कोई लड़ाई छिड़ जाती जिससे आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव होता, जिसे दानव साधक भांप सकते थे, या यदि हत्या शीघ्र नहीं की गई थी जिससे उन्हें चिल्लाने और अन्य राक्षस साधकों को सतर्क करने का मौका मिल गया, या यदि कृत्य के बाद शवों को ठीक से छिपाया नहीं गया और निशान रह गए जिन्हें अन्य दानव साधक पा सकते थे, तब उनकी हरकतें उजागर हो जाएंगी। उन चारों ने भौहें चढ़ाईं। गु चांगहुआई ने चुपचाप आह भरी, चलो बाहरी हॉल की खोज करते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। देखते हैं कि क्या हमें कोई सुराग मिल सकता है, या कोई गुप्त तंत्र जो आंतरिक हॉल की ओर ले जाता है। ठीक है, मोह हुआ और अन्य लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर वे चारों गलियारे के नीचे से ऊपर चढ़ गए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कदम उठाते, मोह हुआ के चेहरे के भाव बदल गए। कोई आ रहा है। गु चांगहुआई ने भी देखा, उसका चेहरा भी काला पड़ रहा था। समूह के पास अपने पूर्व स्थान पर वापस लौटने और गलियारे के नीचे छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 3 दानव साधक और दानव शिकारी कुत्ता वापस आ गए। यहाँ कुछ शोर है, जल्दी करो, हर जगह खोजो। इस बार उन्होंने और भी गहनता से खोज की। अनेक दिव्य इंद्रियां निरंतर आगे पीछे बहती रहीं। कुत्ते की नाक बेतहाशा सूंघ रही थी, मानो वह जमीन को साफ करने की कोशिश कर रहा हो। मुंह हुआ को कुछ चिंता महसूस हुई। एक अज्ञात अवधि के बाद तीनों दानव साधक अंततः समाप्त हो गए। अभी भी कुछ नहीं। गलत निर्णय। क्या वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है? हमारे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार कर रहा है, जो अपने मनोरंजन के लिए यूं ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भाड़ में जाए ये सब। अगर यह बात सच न होती कि वह देर सवेर में। चुप रहो, एक कर्कश आवाज तेजी से चिल्लाई, क्या तुम मरना चाहते हो? बाकी 2 बुदबुदाए और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बस अपना काम करो, दानव साधक ने सख्ती से चेतावनी दी। फिर उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया, ये हॉल सीलबंद और नम है। आप दानव कौशल का अभ्यास करते हैं, और अस्थिर होना आसान है। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। जब भी हो सके बाहर जाकर अपनी भड़ास निकालो। इसके बाद एक उदास हंसी गूंजी। फिर तीनों आदमी धीरे धीरे कुत्ते को वापस ले गए। गु चांगहुआई का समूह जल्दबाजी में बाहर नहीं आया, बल्कि अपने छिपने के स्थान पर ही रुका रहा। सब कुछ शांत था, और गुओन खुद को धीमी आवाज में बोले बिना नहीं रह सका, ताओवादी राक्षस जानवरों, अगर हम उन्हें सचेत करने से नहीं डरते तो हमें उनका वध कर देना चाहिए था। गु चांगहुआई ने शांति से कहा, मुख्य कार्य ही प्राथमिकता है। हाँ, युवा स्वामी। जब उन्हें यकीन हो गया कि वे 3 आदमी और कुत्ता बहुत दूर चले गए हैं, तब वे चारों बाहर आए और कहीं और खोज जारी रखने की तैयारी करने लगे। तभी मुंह हुआ अचानक रुक गया। क्या गलत? गु चांगहुई ने पूछा। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं, कुछ ठीक नहीं है। गु चांगहुआई ने कुछ देर रुककर विचार किया। मुंह हुआ ने पीछे मुड़कर देखा, इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। तीनों आदमी और कुत्ता तो बहुत दूर चले गए थे, फिर अचानक वापस क्यों आ गए? और उन्होंने जो कहा उससे ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यहाँ शोर है, और इसीलिए वे वापस लौट आए। इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि शोर हो रहा है? वह गड़बड़ी का पता कैसे लगा पाया? मुंह हुआ बोलते हुए उसने गहराई से सोचा और अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त करते हुए ध्यान से आसपास का निरीक्षण किया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और वह गलियारे के एक कोने में भाग गया। कोने में एक अत्यंत अस्पष्ट संरचना छिपी हुई थी। मुंह हुआ को ये तो पता नहीं था कि यह कौन सी संरचना है, लेकिन वह अपनी अनुभूति से बता सकता था कि यह युआन चुंबकीय संरचना थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था।
युआन चुंबकीय संरचना, मो हुआ ने धीरे से कहा। फिर वह चौंका, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंधेरे में उसे चुंबकीय प्रवाह की एक धारा महसूस हुई। ये चुंबकीय प्रवाह अत्यंत कमजोर था। यदि उनकी तीक्ष्ण दिव्य अनुभूति और द्वितीयक थंडर पैटर्न से उत्पन्न चुंबकीय प्रवाह के साथ दैनिक मुठभेड़ न होती तो वे इसका पता लगाने में सक्षम नहीं होते। मूल चुंबक संवेदन, मो हुआ को अचानक एहसास हुआ और उसने फिर से ऊपर देखा, पूरे दानव महल को देखा और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक अनुमान बना। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कड़ी सुरक्षा वाला दानव महल युआन चुंबकीय संरचनाओं के एक समूह द्वारा कड़ी निगरानी में है। दुष्ट संरचना मास्टर गठबंधन के लिए बॉस युमू को धन्यवाद। महुआ के अचानक एहसास को देखकर गु चांगहुई थोड़ा हैरान हो गया। अब आपको क्या पता चला है? महुआ ने एक पल सोचा और संक्षेप में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस दानव महल के अंदर एक मिश्रित युआन चुंबकीय संरचना होनी चाहिए, जो दानव गुफा में सभी युआन चुंबकीय संरचनाओं का समन्वय करती है, साथ ही महल के अंदर आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव और अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखती है। गु चांगहुआए और उनके साथी गंभीर दिख रहे थे। इसका मतलब है, मोहुआ ने आगे कहा, न केवल हम गश्त लगाने वाले इन दानव कल्टीवेटर दानव कुत्तों से सुरक्षित हैं, बल्कि हम छिपे हुए युआन चुंबकीय संरचनाओं और अदृश्य चुंबकीय धाराओं की निगरानी में भी हैं। एक बार लापरवाही बरतने पर हम संरचना को सक्रिय कर सकते हैं और दानव साधकों द्वारा खोजे जा सकते हैं। और शायद हमें ये भी पता न हो कि हमें कैसे खोजा गया। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाई, क्या इस यौगिक संरचना को तोड़ने का कोई तरीका है? मो हुआ ने सिर हिलाया। यौगिक युआन चुंबकीय संरचना कम से कम 17 पैटर्नों वाली संरचना होनी चाहिए। यह मेरी समझ से थोड़ा परे है, मैं इसे अभी हल नहीं कर सकता। गु चांगहुई को थोड़ा पछतावा हुआ। उसने सचमुच सोचा था कि मोहुआ हर संरचना को जानता है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वहां कुछ ऐसा होगा जो वह नहीं जानता। लेकिन फिर उसने इस बारे में दोबारा सोचा और महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण, 17 से अधिक पैटर्न के साथ एक गठन। यह थोड़ा सा परे लग रहा था। गु चांगहुआए आंतरिक रूप से आलोचना करने से खुद को नहीं रोक सके। क्या यह सचमुच इतना परे था? क्या इस बच्चे को परे शब्द के बारे में कोई गलतफहमी थी? हालांकि रास्ते में उन्हें काफी झटके लग चुके थे और अब वे कुछ हद तक इसके आदी हो चुके थे। युआन चुंबकीय यौगिक गठन निगरानी। गु चांगहुआई ने फिर से भारी सुरक्षा वाले दानव महल की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, अगर सचमुच ऐसा है तो हमें पीछे हटना होगा और पुनः योजना बनानी होगी। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। पीछे हटने और पुनः योजना बनाने के लिए इसमें अनिवार्यतः अधिक समय लगेगा। 7 दिनों के भीतर अग्नि बुद्ध को नीचे उतारने की योजना विफल हो जाएगी। यदि इसमें 7 दिन से अधिक समय लगता तो उसे संप्रदाय में कक्षाओं में भाग लेना पड़ता और उल्का अग्नि कौशल प्राप्त करना असंभव हो जाता। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मो हुआ ने कुछ देर सोचा और धीरे से कहा, हम कंपाउंड युआन चुंबकीय संरचना के केंद्रीय केंद्र को खोजने की कोशिश कर सकते हैं। यौगिक संरचना का केंद्र? गु चांगहुआई ने पूछा। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। एक संयुक्त संरचना में कई एकल संरचनाएं शामिल होती हैं और सब कुछ नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रीय संरचना धुरी की आवश्यकता होती है। संरचना जितनी बड़ी होगी, केंद्रीय केंद्र उतना ही स्पष्ट होगा और उसमें अधिक कार्यात्मकताएं केंद्रित होंगी। धुरी को नष्ट कर दो और मिश्रित युआन चुंबकीय संरचना विफल हो जाएगी, जिससे हमारी कार्रवाई बहुत आसान हो जाएगी। हमें इधर उधर देखने और सावधानी बरतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम धुरी को नियंत्रित कर सकें। मो हुआ की आंखें चमक उठी। हम स्थिति को पलट भी सकते हैं। दानव महल में निगरानी संरचना को हमारे लिए काम में ला सकते हैं। ये सुनकर गु चांगहुआई चौंक गया। गुवन और गु क्वान को भी इस पर विश्वास करना कठिन लगा। फॉर्मेशन मास्टर्स, क्या वे सचमुच ऐसा कर सकते हैं? थोड़ी देर सोचने के बाद गु चांगहुआई ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। सही। बिना किसी देरी के मो हुआ ने कंपाउंड युआन चुंबकीय संरचना की धुरी की स्थिति निर्धारित करना शुरू कर दिया। दानव महल की कड़ी सुरक्षा की गई थी तथा इसमें जटिल और परस्पर जुड़े हुए रास्ते थे। सतह पर कोई व्यवस्थित युआन चुंबकीय संरचना नहीं थी, लेकिन संरचना मीडिया केवल मध्यस्थ हैं और पैटर्न केवल कंकाल हैं। एक गठन का सार अभी भी आध्यात्मिक शक्ति है। यद्यपि यह सतह पर दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से निर्माण आध्यात्मिक शक्ति के सूक्ष्म निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे।
मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार करते हुए युआन चुंबकीय संरचनाओं की जांच की तथा उनके बीच के संबंधों को महसूस करते हुए युआन चुंबकीय संरचना की संपूर्ण प्रणाली का अनुमान लगाया। यदि निशान ठंडा पड़ जाता तो वह गणना करके हवा में मंद चुंबकीय धाराओं का पता लगा लेता। चुंबकीय धाराओं द्वारा छोड़े गए द्वितीयक थंडर पैटर्न का अनुसरण करते हुए उन्होंने जड़ों का पता लगाया और बाहरी अभयारण्य में सभी युआन चुंबकीय संरचनाओं को एक एक करके खोद डाला, मानो जमीन से मूली खींच रहे हों। इन युआन चुंबकीय संरचनाओं को वर्गीकृत और विविध किया गया था। मो हुआ कुछ युआन चुंबकीय संरचनाओं की पहचान कर सका, जैसे कि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला छोटा युआन चुंबकीय गठन या बीकन फायर युआन चुंबक गठन आदि। लेकिन कुछ पैटर्न अस्पष्ट थे और मो हुआ की दिव्य इंद्रिय क्षेत्र से परे थे। वह उन्हें ढूंढ तो सकता था लेकिन उनका विवरण नहीं देख सकता था या यह नहीं बता सकता था कि वे किस प्रकार की संरचना थी। हालांकि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। इन युआन चुंबकीय संरचनाओं का उपयोग केवल स्थिति निर्धारण के लिए किया गया था ताकि संरचना लेआउट के माध्यम से धुरी की दिशा का निरीक्षण किया जा सके। बाहरी अभयारण्य के भीतर सभी युआन चुंबकीय संरचनाओं का पता लगाने के बाद मो हुआ ने फिर मूल चुंबक के संगम का पता लगाने के लिए अपने लेआउट को उलट दिया। जहां मूल चुंबक का अभिसरण हुआ वह फॉर्मेशन के मुख्य नियंत्रण धुरी का स्थान भी था। हालांकि ये प्रक्रिया मानसिक रूप से कष्टदायक और समय लेने वाली थी। गु चांगहुआई चुपचाप मो हुआ को देख रहा था। वह कुछ उलझन में था। उसकी नजरों में मो हुआ बस आगे पीछे दौड़ता रहता था और कभी कभी रुककर आसमान की ओर देखता था, या फिर वह एक छोटे से आत्मा शिकारी कुत्ते की तरह चारों ओर सूंघता और फिर गंभीरता से एक के बाद एक संरचना को खोजता, धुरी का स्थान निर्धारित करता। लेकिन गु चांगहुआई चाहे जैसे भी दिखते हो, उनके आसपास की हर चीज साधारण निर्माण की तरह लगती थी जिसमें कोई विशेष निशान नहीं था। यदि वह निश्चित रूप से नहीं जानता था कि महुआ का फॉर्मेशन में स्तर सामान्य से बहुत दूर था, उसे लगभग संदेह हो गया कि महुआ नाटक कर रही है और धोखे से उसे बहका रही है। गु चांगहुआई पूरी तरह से उलझन में था। एक क्षण के बाद महुआ ने बाहरी अभयारण्य में एक छोटे से रास्ते की ओर इशारा किया और निर्णायक रूप से कहा, मूल चुंबक उसी ओर बहता है। गु चांगहुआई अंततः खुद को रोक नहीं सके और पूछा, आप इसे कैसे देखते हैं? वह प्रश्न पूछते पूछते बीच में ही रुक गया। वह बिना सोचे समझे जानता था कि महुआ जरूर कहेगा, मैं इसे एक नज़र में देख सकता हूं। गु चांगहुआई ने अपना प्रश्न बदला, मैं इसे क्यों नहीं देख सकता? आखिरकार वह एक स्वर्णिम कोर साधक था, उसकी दिव्य भावना उससे अधिक मजबूत होनी चाहिए। महुआ ने ऐसे उत्तर दिया जैसे ये स्पष्ट हो, आप फॉर्मेशन मास्टर नहीं हैं, बेशक आप इसे देख नहीं सकते। चांगहुई, उन्होंने महसूस किया कि समस्या संभवतः फॉर्मेशन मास्टर के साथ नहीं बल्कि महुआ के साथ थी। हालांकि महुआ ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था और युआन चुंबकीय संरचना के अभिसरण की ओर पथ पर चलते हुए आगे बढ़ गया था। गु चांगहुआई की निगाहें तेज हो गईं, उसने आह भरी और केवल चुपचाप उसका अनुसरण कर सका। छोटे रास्ते के अंत में एक दीवार थी। यह मजबूत पत्थर से निर्मित थी जिस पर विचित्र पैटर्न उकेरे गए थे तथा संरचनाओं से सुदृढ़ किया गया था, लेकिन एक क्षेत्र की अन्य दीवारों से भिन्न नहीं दिखती थी। वह स्थान एकांत था और आसपास कोई नहीं था। महुआ ने पूरी दीवार को टटोला और इंच इंच खटखटाकर सब कुछ जांचा। फिर वह दीवार की एक ईंट के सामने रुका जिस पर आंख की नक्काशी बनी थी और सोचने लगा। इस ईंट में कुछ गड़बड़ थी। कुछ क्षण बाद ईंट पर लगी आंख से नजरें मिलाने के बाद महुआ ने अपना ब्रश और स्याही निकाली, उसके चारों ओर संरचना पैटर्न बनाए और पृथ्वी पत्थर की संरचना को तोड़कर उसे मजबूत किया। उसी ईंट के चारों ओर दरारें दिखाई देने लगी। गु क्वान आगे बढ़ा, ईंट हटाए और उसके पीछे एक अंधेरा रास्ता दिखाया। रास्ता संकरा था, मुश्किल से आधे व्यक्ति के लिए पर्याप्त ऊंचा था और अंदर मोटी कच्ची रक्त स्याही थी। ये स्याही फॉर्मेशन पिवट का एक निशान थी। महुआ की आंखें हल्की सी चमक उठी। उसने सही अनुमान लगाया था, ठीक उसी तरह जैसे जब उन्होंने 5 तत्वों के वध दानव महान संरचना का निर्माण किया था। चूंकि सभी एकल संरचनाओं को नियंत्रित करने के लिए संरचना धुरी का उपयोग करना आवश्यक था, संरचना धुरी के स्याही शरीर को आंतरिक और बाहरी हॉल को जोड़ना था। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। साथ ही इन फॉर्मेशन पिवोट्स को संरचना के भीतर छिपाकर रखा जाना था ताकि अपने जैसे किसी व्यक्ति को जो उन्हें निशाना बनाने का इरादा रखता हो रोका जा सके। लेकिन चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से छिप गए हों,
फिर भी वे उसकी चतुराई से पकड़ से बच नहीं सकते थे। मो हुआ ने आत्मसंतुष्टि में सिर हिलाया। इसके बाद उसे बस निशान का अनुसरण करना था। फॉर्मेशन पिवोट्स की इस बेल के माध्यम से कंपाउंड फॉर्मेशन का केंद्रीय नियंत्रण ढूंढना था। समस्या ये थी, मो हुआ ने प्रवेश द्वार की ओर देखा और फिर पीछे मुड़कर गू चांगहुआई और अन्य दो से कहा, तुम लोग बहुत लंबे हो, लगता है तुम वहां फिट नहीं हो पाओगे। गू चांगहुआई और अन्य लोगों की अभिव्यक्तियां जटिल थीं। वे इस छेद से निकलने के लिए जानबूझकर खुद को सिकोड़ नहीं सकते थे। मो हुआ ने आह भरी, तो फिर कोई चारा नहीं है, मैं जाकर देखूंगा। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, तुम अकेले जा रहे हो। कोई बात नहीं, मो हुआ ने कहा, यहीं पर फॉर्मेशन पिवोट्स छिपे हैं। मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूं, यहां कोई खतरा नहीं होगा। गठन पिवोट्स को गुप्त रखा जाना था। न केवल उन्हें बाहरी लोगों के लिए अज्ञात रहना था, बल्कि अंदरूनी लोगों को भी वहां जाने की मनाही थी। फॉर्मेशन पिवोट्स के पास की इमारतों में फॉर्मेशन बनाते समय केवल कुछ प्रारंभिक चेतावनी रक्षात्मक उपाय ही होंगे। लेकिन मो हुआ के लिए, जिसने स्वयं बड़े ढांचे का निर्माण किया था, ये उपाय उल्लेख करने लायक भी नहीं थे। गू चांगहुआई ने सोचा, आप अस्थायी रूप से अपना आकार कम करने के लिए एक सिकुड़ने वाली हड्डी की गोली ले सकते हैं। हड्डी सिकुड़ने वाली गोली? मो हुआ आश्चर्यचकित था। ऐसी कोई बात थी? ताओ साधना जगत में सचमुच सभी प्रकार की विचित्रताएं थीं। मो हुआ ने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, सिकुड़ती हड्डी की गोली काम नहीं करेगी। आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह संरचना धुरी के अंदर अव्यवस्थित है, जो आध्यात्मिक कलाकृतियों पर संरचनाओं को आसानी से प्रभावित कर सकता है, जिससे वे खराब हो सकते हैं। मो हुआ ने गू चांगहुआई के शरीर पर जेड पेंडेंट की ओर इशारा करते हुए कहा, आपका जल छिपाने वाला जेड प्रभावित हो सकता है और आपको छिपाने में विफल हो सकता है। गू चांगहुई की निगाहें धुंधली हो गईं। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया था। आखिरकार वह कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं था और उसे सूक्ष्म फॉर्मेशन सिद्धांतों की केवल उथली समझ थी। नहीं रुको, गू चांगहुआई को अचानक एहसास हुआ, यदि हमारे जल छिपाने वाले जेड अप्रभावी हो जाते हैं, तो क्या आपके भी बेकार नहीं हो जाएंगे? मैं अलग हूं, मो हुआ ने कहा। मैं छिपाने की तकनीक जानता हूं। गू चांगहुआई ने अपना मुंह खोला, शब्द नहीं मिले। आपने छिपाने की तकनीक कब सीखी? मो हुआ ने मासूमियत से कहा, मुझे हमेशा से पता था कि यह कैसे करना है। हमेशा से ज्ञात? गू चांगहुआई के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह ठगा हुआ महसूस कर रहा हो और उसे जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा। मो हुआ बुदबुदाया। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। मोटापे से जूझ रहे लोग इसका इस्तेमाल कर फास्ट रिजल्ट देख सकते हैं। यदि अंकल गू ने छिपाव तकनीक के बारे में नहीं पूछा, तो निश्चित रूप से उनके पास इसका उल्लेख करने का कोई कारण नहीं था। गू चांगहुआई ने गहरी सांस ली, मो हुआ की ओर देखा, तो फिर तुमने मेरे द्वारा दिया गया जल छिपाने वाला जेड क्यों स्वीकार कर लिया? ये काफी जटिल है। मो हुआ ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मेरे शोध के अनुसार आध्यात्मिक छिपाव उपकरणों को छिपाव मंत्रों के साथ संयोजित करने से दोहरा छिपाव प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, जो और भी बेहतर छिपाव प्रदान करता है। दानव की गुफा इतनी खतरनाक है, मेरे जैसे छोटे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के लिए यह पतली बर्फ पर चलने जैसा है। मेरे बचने के तरीके जितने ज्यादा सटीक होंगे, उतना ही बेहतर होगा। गू चांगहुई को अचानक महसूस हुआ कि मो हुआ ने बहुत कुछ समझ लिया है। इस पूरी यात्रा के दौरान मो हुआ इतने हल्के कदमों से आगे बढ़ रहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह पतली बर्फ पर चल रहा है। गू चांगहुआई ने आह भरी। चारों ओर की हवा यिनक्यू से भरी हुई थी तथा हर जगह एक भयावह हरी चमक थी। पत्थर के गलियारे के नीचे गाढ़ा और बदबूदार सड़ा हुआ पानी बह रहा था। दानव महल के बीच में होने के कारण इन मुद्दों पर विचार करने का समय नहीं था। इसके अलावा एक आध्यात्मिक उपकरण, चाहे वह कितना भी कीमती क्यों न हो, वास्तव में मो हुआ की सुरक्षा की तुलना नहीं की जा सकती। गू चांगहुई ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, सावधान रहें। उन्होंने एक क्षण सोचा, फिर कहा, यदि प्रवेश करने के बाद तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो बस जोर से मदद के लिए पुकारना और मैं तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। मो हुआ को कुछ आश्चर्य हुआ, उसने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो अंकल गू। फॉर्मेशन पिवट की खोज के बाद दानव गुफा के खतरे कम हो गए। फिर मो हुआ अकेले और झुके हुए फॉर्मेशन पिवट की दीवार के पीछे के मार्ग में प्रवेश किया
अपने हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फॉर्मेशन पिवट के मार्ग का अनुसरण करते हुए युआन मैग्नेटिक फॉर्मेशन के केंद्र की ओर बढ़ गया। पत्थर का रास्ता तंग था, कभी कभी समतल हो जाता था, कभी कभी सीधा और खड़ी चढ़ाई वाला होता था। ऊपर युआन चुंबकीय संरचना धुरी के साथ साथ कुछ प्रारंभिक चेतावनी संरचनाएं भी थीं। मो हुआ ने इन संरचनाओं से परहेज किया और साथ ही जल मार्गी चरण का उपयोग किया, अपने हाथों और पैरों पर आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके मार्गदर्शन प्राप्त किया, दीवारों से चिपके रहे और एक छोटी छिपकली की तरह संरचना धुरी मार्ग में सावधानीपूर्वक आगे बढ़े। इससे पहले उसने जो चुंबकीय धारा महसूस की थी वह केवल पानी का एक कमजोर प्रवाह था। अतः वर्तमान संरचना पिवट एक उफनती नदी जैसा प्रतीत हो रहा था। आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह बहुत विशिष्ट था। अपनी आंखें बंद होने के बावजूद मो हुआ को पता था कि किस रास्ते पर जाना है। फॉर्मेशन पिवट के भीतर युआन चुंबकीय धाराओं के प्रवाह का अनुसरण करते हुए मो हुआ छिपकली की तरह आगे बढ़ता रहा। जब वह मार्ग के अंत तक पहुंचा तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर तक चल चुका था। मार्ग धुंधला था और संरचना पैटर्न अदृश्य थे, लेकिन दिव्य ज्ञान के साथ मो हुआ यह महसूस कर सकता था कि युआन चुंबकों का प्रवाह दूर के छोर पर एकत्रित होता है तथा एक केंद्रीय धुरी द्वारा नियंत्रित होकर नीचे की ओर संयुक्त रूप से प्रवाहित होता है। और यौगिक संरचना का ये केंद्रीय धुरी एक बड़े संरचना के मुख्य धुरी के समान था जो युआन चुंबकीय यौगिक संरचनाओं के पूरे सेट का प्रबंधन करता था। यह पाया मो हुआ के दिल में खुशी जाग उठी। अंत में प्रकाश की एक झलक थी। अपने हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए मो हुआ अंत तक चढ़ गया और नीचे देखने के लिए उसने इमारत के एक छेद से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। जैसा कि अपेक्षित था, नीचे वास्तव में एक कमरा था, एक गुप्त कक्ष जिसमें मुख्य नियंत्रण संरचना धुरी थी। गुप्त कक्ष में संरचना पैटर्न घनीभूत रूप से फैले हुए थे। बीच में एक एरे प्लेट थी जिस पर केंद्रीय फॉर्मेशन पिवट दर्शाया गया था। मो हुआ ने अपनी सांस रोक ली, अपनी गुप्त तकनीक को अपनी सीमा तक चलाया, फिर अपनी चमकदार चमकती आंखें खोली और अंतराल से नीचे देखा। उसने देखा कि गुप्त कक्ष में एक और व्यक्ति था। ये व्यक्ति दुबला पतला और लंबा था। उसने एक सुंदर और शानदार काले वस्त्र पहन रखे थे, उसका चेहरा पीला और आंखें लाल थीं तथा उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। पंखों वाले पक्षियों का एक साथ झुंड। स्वयं एक फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते मो हुआ एक नज़र में बता सकता था कि यह व्यक्ति एक कुशल फॉर्मेशन मास्टर था, और इसके अलावा उसकी आभा अप्राकृतिक थी। उसके हाथों पर एक अमिट खूनी दाग था। एक दुष्ट गठन मास्टर, एक द्वितीय श्रेणी उच्च रैंक बुराई गठन मास्टर। मो हुआ के दिल में एक ठंडक दौड़ गई। ये दुष्ट संरचना गुरु इस समय गुप्त कक्ष में बैठा एक खूनी संरचना बनाने में तल्लीन था। बीच बीच में वह अपना सिर उठाकर अपने सामने मुख्य नियंत्रण व्यूह प्लेट की जांच करता और दानव महल के भीतर की गतिविधियों पर नजर रखता। कभी कभी वह प्याला उठाकर शराब की चुस्की लेता। शराब गहरे लाल रंग की थी जिसमें एक अजीब सी आंख तैर रही थी। वह आंख समय समय पर झपकती रहती थी। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करे ये काम। इंसुलेक्स डायबिटिक। मो हुआ को ये कुछ हद तक डरावना लगा और उसने चुपचाप अपनी निगाहें वापस लेने से पहले ईविल फॉर्मेशन मास्टर पर एक और नजर डाली। उसे डर था कि दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर उसे खोज लेगा, इसलिए उसने बहुत देर तक उसकी तलाश नहीं की। अपनी निगाहें हटाने के बाद मो हुआ चुपचाप विचार करने लगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस दुष्ट संरचना मास्टर के पास फाउंडेशन स्थापना अंतिम चरण की साधना थी और वह 19 पैटर्न संरचनाओं को जानता था। मो हुआ ने मूलतः इस फॉर्मेशन मास्टर को प्रतियोगिता के लिए चुनौती देने के बारे में सोचा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह भोला था। द्वितीय श्रेणी 19 पैटर्न पहले से ही एक सामान्य द्वितीय श्रेणी एरे मास्टर के लिए शिखर थे, और चूंकि वह एक दुष्ट निर्माण मास्टर था, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास कुछ विचित्र निर्माण तकनीकें थीं। ऐसा लग रहा था कि सीधे मुकाबले में उनकी जीत असंभव है। इसके अलावा ये दानव महल था जो खतरों से भरा था। यहाँ सामान्य चुनौती के लिए कोई स्थितियां नहीं थीं। मुख्य कार्य ही महत्वपूर्ण था। फॉर्मेशंस में प्रतियोगिता के परिणाम को फिलहाल टाला जा सकता है। मो हुआ ने कुछ देर तक विचार किया और चुपचाप अपने आप से कहा, यदि ऐसा है तो क्या मुझे इस दुष्ट संरचना मास्टर की हत्या करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए? हत्या न करना असंभव लग रहा था। वह एक दुष्ट संरचना मास्टर था जो युआन चुंबकीय यौगिक संरचना को नियंत्रित करता था तथा दानव महल के भीतर हर हलचल और हलचल पर नजर रखता था।
उसे दरकिनार कर आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश कर अग्नि बुद्ध को खोजना पूरी तरह असंभव था। उसे जीवित पकड़ना भी आसान नहीं था। चूंकि वह युआन चुंबकीय यौगिक संरचना को नियंत्रित करता था, इसलिए वह निश्चित रूप से युआन चुंबकीय संरचना तकनीकों में पारंगत होगा और उसके पास संचार के कई साधन भी होंगे। अगर वह अनजाने में कोई संदेश भेज देता तो आसानी से जटिलताएं पैदा हो जाती। इसलिए सबसे पहले इस बाधा को दूर करना आवश्यक था। मैं फॉर्मेशन में उनसे मुकाबला नहीं करूंगा। यद्यपि मैं एक फॉर्मेशन मास्टर हूं, मैं एक कल्टीवेटर भी हूं। साधक दीर्घायु की चाह रखते हैं, स्वाभाविक रूप से जीवन और मृत्यु को सर्वप्रथम रखते हैं। ये जानते हुए कि मैं शायद जीत नहीं पाऊंगा, फिर भी प्रतिस्पर्धा करने का जोखिम उठाना मूर्खता होगी। मो हुआ ने सहमति में सिर हिलाया। फॉर्मेशन मास्टर्स के बीच एक नकली प्रतियोगिता से यह तय हो जाएगा कि फॉर्मेशन में कौन बेहतर है। फॉर्मेशन मास्टर्स के बीच असली मुकाबला पहले प्रतिद्वंद्वी को मारने का था, फिर तुलना करें कि किसका फॉर्मेशन बेहतर था। यदि मैं अंततः फॉर्मेशन में हार भी जाता हूं, तो प्रतिद्वंद्वी पहले ही अपना जीवन खो चुका होगा। जीत जीत। मो हुआ ने चुपचाप अपना मन बना लिया। उस दुष्ट संरचना मास्टर को मारने का कोई रास्ता खोजो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह खुद ऐसा नहीं कर सकते। ये दुष्ट संरचना मास्टर फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में था। उसकी साधना मो हुआ की तुलना में बहुत अधिक थी, साथ ही यह आवश्यक था कि बहुत अधिक शोर न किया जाए। मो हुआ ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि शायद उसे स्वयं कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसे मार तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक अंगरक्षक है। इसके बाद मो हुआ धीरे धीरे फॉर्मेशन पिवट मार्ग से हट गया। अपने कदमों को पीछे ले जाते हुए उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को भी मुक्त किया, अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया और दानव महल की संरचना की अपनी समझ को संयोजित करते हुए उसने मोटे तौर पर युआन चुंबकीय गुप्त कक्ष के स्थान का निर्धारण किया। इसके बाद मो हुआ फॉर्मेशन पिवट मार्ग का अनुसरण करते हुए बाहरी हॉल के प्रवेश द्वार तक वापस आ गया। गु चांगहुआए और उसके दो साथी बाहर इंतजार कर रहे थे और मो हुआ को वापस आते देख उन सभी को राहत महसूस हुई। फिर उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ? मो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, मिल गया। वहां एक गुप्त कक्ष है जिसके अंदर फॉर्मेशन पिवट का केंद्रीय नियंत्रण है और एक दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर इसकी देखरेख कर रहा है। युआन चुंबकीय यौगिक संरचना पर हाथ डालने के लिए उस दुष्ट संरचना मास्टर को चुपके से मार दिया जाना चाहिए। गु चांगहुआई ने तुरंत पूछा, कक्ष कहाँ है? मो हुआ ने उत्तर दिया, मुझे रास्ता याद है, बस मेरे पीछे आओ। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें उस दुष्ट संरचना गुरु की हत्या करने की एक अच्छी योजना बनानी होगी। कार्रवाई तेज होनी चाहिए और किसी बाहरी को पता न चले। गु चांगहुआई ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, मेरे पास द्वितीय श्रेणी का एक सुपीरियर छोटा चाकू है जिसके ब्लेड के अंदर एक पवन ब्लेड पैटर्न बना हुआ है। एक बार साधक के हृदय की मध्य रेखा में भोंकने पर आध्यात्मिक शक्ति पवन ब्लेड में बदल जाएगी और तुरंत हृदय को टुकड़े टुकड़े कर देगी। मो हुआ ने सिर हिलाया। अंकल गु ऐसे मामलों में विश्वसनीय थे, लेकिन सुरक्षा के लिए मो हुआ ने फिर भी सुझाव दिया, अंकल गु, क्या आप भी कुछ जहर ले लें? बेहद जहरीला, खून जमा देने वाला, ब्लेड पर लगाने के लिए। गु चांगहुई ने चुपचाप मो हुआ की ओर देखा। मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बस एहतियात के तौर पर। यह पुणे महिला की एक सीक्रेट वेट लॉस ट्रिक है, आप भी देखें। स्लिमू वेदा। एक क्षण की शांति के बाद गु चांगहुआई ने चुपचाप जहर की एक बोतल निकाली और चुपचाप उसे छोटे चाकू पर लगा लिया। ये जहर उसका नहीं था, इसे एक पाप साधक से जब्त किया गया था। उनके ताओवादी दरबार में जहर का प्रयोग नहीं किया गया। आम तौर पर बोलना। गु चांगहुआई को चाकू पर जहर लगाते देख मो हुआ ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर गुअन की ओर मुड़कर कहा, छोटे भाईन, क्या आपके पास छड़ी है? गुअन आश्चर्यचकित रह गया, किस तरह की छड़ी? इस तरह के हथियार से किसी के सिर पर वार किया जाता है और वह बेहोश हो जाता है। गुअन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास एक है। मो हुआ ने अपने स्टोरेज बैग से एक मोटी लोहे की छड़ निकाली जो कटोरे के मुंह जितनी मोटी थी। ये 1000 जून स्टिक थी, हालांकि केवल द्वितीय श्रेणी की। मो हुआ के फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचने के बाद वह टोंगक्सियन शहर में मास्टर चेन द्वारा बनाई गई प्रथम श्रेणी की 1000 जून स्टिक का उपयोग नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने ताइक्सू गेट के ठीक आगे ताइजू शहर का दौरा करने के लिए समय निकाला और इस द्वितीय श्रेणी की छड़ के आकार की आध्यात्मिक कलाकृति को खरीदने के लिए 100 से अधिक स्पिरिट स्टोन खर्च किए।
यद्यपि इसका रूप और नाम भिन्न था। महुआ काफी भावुक था और अपने मूल इरादों को न भूलने के लिए लोगों को बेहोश करने के रास्ते पर चलना जारी रखा और इस प्रकार इसे 1000 जून छड़ी भी नाम दिया। छड़ी पर महुआ ने द्वितीय श्रेणी का 1000 जून स्वरूप बनाया था। महुआ ने गुवन को 1000 जून स्टिक सौंपते हुए कहा, इसे आजमाकर देखो कि यह तुम्हारे हाथ में ठीक लगता है या नहीं। गुवन ने भावशून्य भाव से उसे लिया और कुछ बार घुमाया, फिर धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि किसी को गिराने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय कब होता है। महुआ ने गुवन को किसी को बेहोश करने के लिए छड़ी से मारने की तकनीक सिखानी शुरू की, जिसे गुवन ने चकित भाव से सुना। बात खत्म करने के बाद महुआ ने पूछा, तुम्हें याद है? गुवन ने मूक स्वर में सिर हिलाया, मुझे याद है। अच्छा, और चूंकि वह एक फॉर्मेशन मास्टर है, उसकी दिव्य इंद्री तीव्र है। जब तुम उसकी हत्या करोगे तो तुम्हें सावधान रहना होगा। महुआ ने ईविल फॉर्मेशन मास्टर की हत्या के अन्य विवरणों की व्याख्या की। उसे कैसे पकड़ा न जाए, उसके मुंह को कैसे ढके ताकि वह शोर न मचा सके, कैसे संरचनाओं का उपयोग करके उससे बचाव करें, कैसे युआन चुंबकीय का उपयोग करके उसे संवाद करने से रोकें। एक बार जब वे ठीक से तैयार हो गए तो महुआ ने सिर हिलाया और कहा, चलो चलें। इस प्रकार 3 ताओवादी दरबारी साधक जटिल भावनाओं के साथ महुआ के पीछे पीछे चल पड़े और दुष्ट निर्माण गुरु की हत्या करने के मार्ग पर चल पड़े। हत्या दानव की गुफा की पूरी संरचना बाहर से दिखाई देने की तुलना में अधिक जटिल थी। दानव महल के अंदर 3 भाग थे, बाहरी हॉल, मध्य हॉल और आंतरिक हॉल। इसका निर्धारण महुआ द्वारा फॉर्मेशन पिवट की दिशा के आधार पर किया गया था। फॉर्मेशन पिवट का गुप्त कक्ष मध्य हॉल में स्थित था, जो बाहरी और आंतरिक दोनों हॉल को जोड़ता था। ये संपूर्ण युआन चुंबकीय यौगिक संरचना का केंद्र था, जो सभी युआन चुंबकीय संरचनाओं को नियंत्रित करता था। बाहरी हॉल से लेकर मध्य हॉल तक मार्ग पर काफी संख्या में दानव कल्टीवेटर दानव शिकारी कुत्ते गश्त कर रहे थे, लेकिन वे शायद ही कभी फॉर्मेशन पिवट के गुप्त कक्ष के पास पहुंचे। जाहिर है, दानव साधकों के लिए संरचना धुरी का गुप्त कक्ष भी एक निषिद्ध क्षेत्र था। युआन चुंबकीय संरचनाओं में निपुण एक दुष्ट संरचना मास्टर को केंद्र में तैनात किया गया था, जिसका अर्थ था कि आमतौर पर उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन अब एक असामान्य युवा साधक 3 अंगरक्षकों का नेतृत्व करते हुए इस दुष्ट संरचना मास्टर को काटने आया। बीच वाले हॉल में गश्त लगाते हुए दानव साधक और दानव शिकारी कुत्ते एक दूसरे से सटे हुए थे। हालांकि सुरक्षा कड़ी थी, फिर भी पहरेदारों के बदलने के दौरान जगह जगह खाली जगहें थीं। ये चोरों द्वारा चोरी किए जाने का भय नहीं था, बल्कि चोरों द्वारा लालच किए जाने का भय था। महुआ ने अपना चेहरा छिपा लिया, एक तरफ खड़ा रहा और काफी देर तक निरीक्षण करने के बाद गश्ती दल के बदलाव के पैटर्न का पता लगा लिया। फिर शिफ्ट परिवर्तन का लाभ उठाते हुए वह गु चांगहुआए और अन्य लोगों को बाहरी हॉल से मध्य हॉल में ले गया। मध्य हॉल से होते हुए वह दाहिनी ओर मुड़ा और शीघ्र ही फॉर्मेशन पिवट के गुप्त कक्ष के सामने पहुंच गया। बाहर से देखने पर यह गुप्त कक्ष एक साधारण पत्थर का कमरा था, लेकिन पूरा पत्थर का कमरा अधिक गंभीर और सादगीपूर्ण लग रहा था। महुआ पत्थर के कमरे के बाहर से दीवारों पर उकेरी गई डोर लॉक एरे की भारी परतें देख सकता था। वह कक्ष के अंदर युआन मैग्नेटिक के अशांत किंतु व्यवस्थित प्रवाह को भी महसूस कर सकता था। ये जगह है, आसपास कोई नहीं है, महुआ ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। गु चांगहुआई ने गुप्त कक्ष की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, हम अंदर कैसे जाएं? गुप्त कक्ष कसकर बंद था, ऐसा प्रतीत होता था कि उस पर ताला लगा हुआ है। इसके अलावा यह एक फॉर्मेशन लॉक था जिसमें छिपे हुए पैटर्न थे। मैं इसे हल कर दूंगा, महुआ ने फुसफुसाया। वह नीचे झुका और गुप्त कक्ष के सामने की ओर चला गया। गु क्वान गलियारे के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था। गु चांगहुआई ने एक छोटा चाकू निकाला और महुआ के दाहिनी ओर खड़ा हो गया। गुवन ने 1000 जून छड़ी पकड़ी और महुआ के बाईं ओर खड़ा हो गया। दोनों गुप्त कक्ष के दरवाजे पर घूर रहे थे और अगर महुआ ने बहुत अधिक शोर मचाया तो वे अंदर घुसकर दुष्ट संरचना मास्टर को मारने के लिए तैयार थे। द्वितीय श्रेणी का उच्च श्रेणी का दुष्ट संरचना मास्टर एक बड़ा खतरा था, संभवतः प्रारंभिक अवस्था वाले गोल्डन कोर दुष्ट कल्टीवेटर से भी अधिक खतरनाक। गोल्डन कोर ईविल कल्टीवेटर्स ने केवल वध ही किया, लेकिन एक दुष्ट संरचना मास्टर ने नुकसान पहुंचाने के लिए संरचनाओं का उपयोग किया, जिसके दूरगामी जहरीले प्रभाव हुए। अतः चाहे सफल हो या नहीं, इस द्वितीय श्रेणी के उच्च श्रेणी के दुष्ट संरचना मास्टर को मरना तय था।
मोहुआ ने पैटर्न को सावधानीपूर्वक हेरफेर किया। इस दरवाजे के ताले में 16 पैटर्न वाला गोल्डन सीरीज लॉक इस्तेमाल किया गया था, जो मोहुआ की दिव्य संवेदना सीमा के किनारे पर दबा हुआ था। यह संभव था कि दुष्ट संरचना मास्टर, यद्यपि दिव्य भावना में मजबूत था, लेकिन 16 से अधिक पैटर्न वाले लॉक संरचनाओं को संभालना नहीं जानता था। यह भी संभव है कि उन्हें लगा हो कि मध्यस्तरीय द्वितीय श्रेणी डोर लॉक एरे पहले से ही पर्याप्त है। आखिरकार जब वह कक्ष के अंदर देख रहा था, तो किसी की भी बिन बुलाए अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। इससे मोहुआ को भी फायदा उठाने का मौका मिल गया। मोहुआ ने इसे एक बार में सुझाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि वह बहुत जल्दी इसे खींच लेगा, जिससे आध्यात्मिक शक्ति में तीव्र उतार चढ़ाव आएगा, जिसके परिणामस्वरूप दुष्ट निर्माण मास्टर सतर्क हो जाएगा। वह धीरे से एक स्ट्रोक बनाते, किसी प्रतिक्रिया की जांच के लिए एक क्षण रुकते, फिर चित्र बनाना जारी रखते। गु चांगहुई और गुएन ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। अंततः अज्ञात समय के बाद ताले पर बना पैटर्न धीरे से गुनगुनाया और फिर प्रकाश थोड़ा मंद हो गया। मोहुआ अपनी सांस रोककर रुक गया। गु चांगहुई और अन्य लोगों ने भी अपनी सांसें रोक ली। थोड़ी देर बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि अंदर बैठे दुष्ट संरचना मास्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। मोहुआ ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर एक कुर्सी पर लेटा हुआ है, बड़बड़ा रहा है, लगातार अपने हाथों और चेहरे को नोच रहा है, यहाँ तक कि खून के निशान भी बना रहा है। उसके नाखूनों के नीचे खून रिस रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, कुछ धीमी, घुटन भरी, उन्मादपूर्ण बुदबुदाहटें भी बाहर आईं। मैं देख नहीं सकता, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मेरी दिव्य भावना। मोहुआ स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सेंस सुना या विशन। सच्चे परमेश्वर की मुद्रा नहीं देख सकते, दुनिया के सच्चे नियम नहीं देख सकते, शाश्वत महान दाव नहीं देख सकते। क्यों? मैंने पहले से ही किया है। उसकी आंखें पीली खून से बनी। क्यों? मेरी आंखें अभी भी उसकी आंखें नहीं बन सकती। मैं जो देख रहा हूं वह अभी भी इस दुनिया की गंदगी और कुरूपता क्यों है? मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? सच्चा ईश्वर सर्वव्यापी है, वही यही है, मुझे उसे देखने में सक्षम होना चाहिए। अल्पविराम। दुष्ट संरचना मास्टर एक उन्मादपूर्ण प्रलाप में गिर गया। भौहें चढ़ाते हुए मोहुआ आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सका। ये दुष्ट निर्माण मास्टर किस पागलपन से गुजर रहा था? क्या उसकी दिव्य इंद्रिय दूषित हो गई थी और कुछ हद तक विक्षिप्त हो गई थी, क्योंकि उसने उस भयावह नेत्रगोलक से निकला रक्त पी लिया था? मोहुआ ने मुड़कर गु चांगहुई की ओर देखा। गु चांगहुई भी भौहें चढ़ाए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। उन्होंने ताओ दरबार के कैनन पर्यवेक्षक के रूप में कई पाप साधकों को पागल होते और अपनी बुद्धि खोते देखा था, लेकिन इस अजीब तरह के पागल फॉर्मेशन मास्टर से उनका सामना नहीं हुआ था। अपनी उन्मत्त प्रलाप के बाद दुष्ट संरचना मास्टर के अंग गिर गए, खून बहने लगा और फिर वह धीरे धीरे एक मृत लाश की तरह हिलना बंद हो गया। कुछ क्षण बाद उसे धीरे धीरे होश आ गया। उसके शरीर का फटा हुआ मांस धीरे धीरे ठीक हो गया, उसकी त्वचा पीली पड़ गई और उसकी आंखें खून से भर गईं। क्यों अभी भी नहीं दिख रहा? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा विश्वास पर्याप्त रूप से धार्मिक नहीं है, या मेरा ताओवादी हृदय पर्याप्त रूप से भ्रष्ट नहीं है? अल्पविराम। मोहुआ ने मन ही मन उपहास किया। मरते हुए भी भ्रष्ट होने की बात करते हैं। जाओ और अधोलोक में भ्रष्ट हो जाओ। मोहुआ ने गु चांगहुई को एक नजर दी। गु चांगहुई की निगाहें तेज हो गईं और गुएन पूरी तरह से सतर्क हो गया। दुष्ट संरचना मास्टर रक्त शराब पीने से लाए गए पागलपन से धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसने पाया कि उसकी दिव्य भावना स्पष्टता और अस्पष्टता के बीच मंडरा रही थी, क्योंकि वह युवान चुंबकीय कोर की ओर देखने के लिए तैयार था। तारांकन। अचानक एक ठंडी सी लहर उसके सीने में चुभ गई। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसकी छाती से एक ब्लेड की नोक निकली हुई है। उसी समय वायु आधारित आध्यात्मिक शक्ति का एक उभार उसकी छाती के भीतर खंडित ब्लेडों में परिवर्तित हो गया, जो फट गए और उसके हृदय के मांस और नसों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दुष्ट संरचना मास्टर को अपनी आत्मा में हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक महसूस हुई। तारांकन। हत्या। तारांकन। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तारांकन। इस दुर्गम पर्वत की दिव्य गुफा में, पृथक शिखर की दानव गुफा के भीतर, गोपनीय बलि दानव हॉल के भीतर, सबसे गोपनीय युवान चुंबकीय कक्ष के भीतर। तारांकन। क्या कोई वास्तव में उसकी हत्या कर रहा था? तारांकन। ये कैसे संभव हो सकता है? तारांकन। लेकिन ब्लेड की नोक उसकी छाती में चुभ रही थी,
हृदय विदारक पीड़ा थी तथा उसके पीछे साधक की भारी उपस्थिति थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यह एक अकाट्य वास्तविकता थी। और हत्यारा कोई साधारण साधक नहीं था, वह एक शक्तिशाली गोल्डन कोर साधक था। मौत। दुष्ट निर्माण मास्टर के हृदय में भय व्याप्त हो गया। तारांकन। वह जोर से चिल्लाना चाहता था। एक पीला पतला हाथ उसके गले पर कसकर जकड़ा हुआ था। हाथ में तीव्र आध्यात्मिक शक्ति थी जो उसकी श्वास नली पर दबाव डाल रही थी और उसे पूरी तरह से गूंगा बना रही थी। दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उस क्षणिक क्षण में उसने अपनी जीभ को काट लिया तथा रक्त का उपयोग करके अपनी दिव्य इंद्रियों को उत्तेजित किया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि उसका मन स्पष्ट रहे। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। इसके साथ ही उसकी आंखें लाल हो गईं और विचित्र रूप से उसकी शराब की शीशी में तैरती हुई भयानक विकृत आंख जैसी दिखने लगी। एक अज्ञात लाल रंग की दिव्य अनुभूति पूरे कमरे में फैलने लगी। दिव्य भावना दुष्ट कला। तारांकन। लेकिन इससे पहले कि लाल रंग की चेतना पूरी तरह से विकीर्ण हो पाती, एक स्टील की छड़ जोरदार आवाज के साथ सीधे उसकी खोपड़ी पर आकर गिरी। गुअन को मुहुआ के निर्देश याद आ गए कि दुष्ट संरचना मास्टर की दिव्य इंद्रिय में किसी भी अजीब गतिविधि के पहले संकेत पर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सिर पर प्रहार करना है। लोहे की छड़ ने दुष्ट संरचना मास्टर पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उसका सिर सुन्न हो गया और कांपने लगा। गुअन ने शारीरिक शोधन प्राप्त कर लिया था और उसके पास अपार शारीरिक शक्ति थी। दुष्ट संरचना मास्टर शरीर साधक न होने के कारण इस प्रकार के प्रहार को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसके सिर के ऊपर से रक्त मुक्त रूप से बह रहा था और उसके शरीर में लकवाग्रस्त दर्द की लहरें दौड़ रही थीं। उसकी दिव्य भावना अचानक लड़खड़ा गई। रक्त से लथपथ दिव्य इंद्रिय दुष्ट कला, जिसे उसने अभी डालना शुरू ही किया था, तुरंत ही बाधित हो गई। फिर भी कुछ ही क्षणों बाद रक्त लाल आंखों से उधार ली गई शेष लाल दिव्य विचार शक्ति ने उसकी चेतना को पुनः जागृत करना शुरू कर दिया। अपनी आस्तीन के भीतर एक हाथ छिपाकर उसने एक अस्पष्ट इशारे का उपयोग करते हुए लेटर टोकन की ओर हाथ बढ़ाया। उसे आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ, उसे यकीन था कि उसकी गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं गया। तारांकन। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी। हाथ। दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला था कि उसके हाथ में तेज दर्द होने लगा। गुअन ने अपनी छड़ी को फिर से घुमाया, जिससे दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर की बांह टूट गई तथा लेटर टोकन जमीन पर गिर गया। दुष्ट संरचना मास्टर हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने अपना दूसरा हाथ अपने स्टोरेज बैग की ओर बढ़ाया। वह शापित आवाज एक बार फिर गूंजी। दूसरा शब्द पूरे होने से पहले ही गुअन ने अपनी छड़ी एक बार फिर घुमाई, जिससे दुष्ट संरचना मास्टर का दूसरा हाथ टूट गया। दुष्ट निर्माण मास्टर के भीतर क्रोध और सदमा भड़क उठा। तारांकन। ऐसा महसूस हुआ मानो उसने जो भी कदम उठाया उसका पूर्वानुमान लगाया गया था। तारांकन। ये सब लानत है। तारांकन। उसकी आत्मा की गहराई में क्रोध भड़क उठा। तारांकन। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, उसका शरीर मानो जड़ हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसे लकवा मार गया है। गु चांगहुआई के ब्लेड से विष के धागे पहले ही दुष्ट संरचना मास्टर के रक्त प्रवाह में रिस चुके थे, जो उसके दिल की हर धड़कन के साथ उसके शरीर में लगातार फैल रहे थे। जहर। तारांकन। उन्होंने तो जहर भी इस्तेमाल किया। तारांकन। एक गोल्डन कोर एक फाउंडेशन स्थापना साधक की हत्या कर रहा है और वे अभी भी जहर का सहारा लेते हैं। तारांकन। ऐसे घृणित बेशर्म लोग इस दुनिया में कैसे रह सकते हैं। तारांकन। समय नहीं है। दुष्ट संरचना गुरु के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। दांत पीसते हुए उसने अपनी जीभ काट ली और उसके बाद निकले चमकीले लाल खून को निगल गया। तारांकन। उसका खून एक भयावह शराब की तरह था। जैसे ही रक्त मदिरा उसके पेट में प्रवाहित हुई, उसकी आंखें विकृत रूप से उभर आईं, मुड़ने और विकृत होने लगीं, जब तक कि वे एक दुष्ट दानव की आंखों जैसी नहीं हो गईं। इसके साथ ही उनकी दिव्य भावना विस्फोटक रूप से उभर आए। दुष्ट संरचना मास्टर ने अपनी विचित्र दृष्टि कक्ष के केंद्र में युवान चुंबकीय संरचना धुरी पर टिका दी। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। वह अपनी रक्तरंजित आंखों की शक्ति से अपने दिव्य विचार को बढ़ाना चाहता था, गठनधुरी से जुड़ना चाहता था, दानव महल में प्रत्येक दानव साधक को बुलाना चाहता था और अपने आसपास के हत्यारों का सफाया करना चाहता था। चिपकना। एक तीखी आवाज गूंजी। गुअन ने कठोर भाव से अपनी छड़ी को एक बार फिर जोर से नीचे झुकाया। इस बार छड़ी ने दुष्ट निर्माण गुरु के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई।
खून की धारा बह निकली, लेकिन यह उसके दुष्ट विचारों को बढ़ने से रोकने के लिए काफी नहीं था। उसकी नापाक चेतना गठन धुरी से जुड़ती रही। उसकी मुड़ी हुई रक्तरंजित आंखें कक्ष के केंद्र में रखी सरनी प्लेट पर विषैली दृष्टि से घूर रही थीं। जैसे ही वह सफल होने वाला था, एक लौ की लौ उसकी आंख के कोने में आ गई। 2 आग के गोले हवा में उड़ते हुए उसके चेहरे पर बाईं और दाईं ओर से टकराए तथा उसकी उभरी हुई आंखों को विस्फोटक शक्ति से झुलसा दिया। आग की लपटों ने उसकी आंखों को झुलसा दिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हुई। बुरे विचार थोड़े कम हो गए, लेकिन उसकी आंखें काली होने और देखने में असमर्थ होने के बावजूद उसकी दिव्य संवेदना अभी भी बाहर की ओर फैल सकती थी। दुष्ट संरचना मास्टर ने अपनी भयावह चेतना को उसकी सीमा तक धकेल दिया तथा उसे कक्ष के केंद्र में युवान चुंबकीय कोर सरनी प्लेट की ओर निर्देशित किया। ये देखकर मुहुआ तेजी से आगे बढ़ा, सरनी प्लेट के सामने कदम रखा और एक लंबे समय से तैयार योजनाबद्ध को खोल दिया। मानचित्र में गहरे रसातल जैसा स्रोत पैटर्न दर्शाया गया है। 5 तत्वों के निर्माण का प्रवाह मानचित्र। तारांकन। जैसे जैसे नक्शा सामने आता गया, स्रोत पैटर्न जीवंत होता गया। मुहुआ द्वारा लंबे समय तक दबाए जाने और उपेक्षित रहने के कारण इसकी डिकोडिंग की संभावना कम होने के कारण सोर्स पैटर्न जागृत हो गया। भूख और द्वेष की भावना से भरा हुआ एक ऐसा जानवर जो वर्षों की निष्क्रियता के बाद मुक्त हो गया। संरचना प्रवाह मानचित्र से स्रोत पैटर्न एक प्लेग के सड़ते हुए नाविक की तरह स्पंदित होने लगा। जैसे ही दुष्ट संरचना मास्टर की दिव्य भावना ने संरचना धुरी के साथ जुड़ने का प्रयास किया, वह मानचित्र में दर्शाए गए स्रोत पैटर्न की गहराई में सिर के बल गिर गई। तुरंत ही उसकी चेतना असहनीय रूप से अवरुद्ध हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह प्लेग की लहरों में डूबा हुआ है और उसकी दमनकारी बाढ़ से घिरा हुआ है। तारांकन। उसका दिल ठंडा पड़ गया जब उसे एक भारी भय का एहसास होने लगा। उसकी दिव्य इंद्रियां एक अथाह बर्फ के गड्ढे में गिर रही थीं। तारांकन। ऐसा लग रहा था मानो उसने गहराई में एक बहुरंगी पारलौकिक आंख को धीरे धीरे खुलते हुए देखा हो। एक ठंडी और उदासीन निगाह उसकी धुंधली पुतली से उस पर टिकी हुई हो। तारांकन। क्या ये? दुष्ट संरचना मास्टर को अपने दिल में बहुत धक्का लगा। फिर भी इससे पहले कि वह आगे विचार कर पाता, उसने पाया कि वायरस की तरह घनी संरचना पैटर्न ने उसकी दिव्य भावना में घुसपैठ कर ली थी। पलक झपकते ही उसकी बाह्य दिव्य भावना परजीवी हो गई, संक्रमित हो गई, विभेदित हो गई और फिर पूरी तरह से निगल ली गई। वह आकाश में लौटने में असमर्थ था। उसका हृदय मृत राख में बदल गया। यह एक सावधानीपूर्वक रची गई हत्या थी। उसकी हत्या की योजना बना ली गई थी। जवाबी हमले के सभी साधनों को बिना कोई मौका दिए गला घोंट दिया गया। यहां तक कि दिव्य ज्ञान के साधनों को भी बिना किसी रिसाव के सुरक्षित रखा गया। एक नीच, बेशर्म और दुष्ट बूढ़ा सरदार मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर की आंखें क्रोध से लगभग फट गईं। ये वास्तव में कौन है? अपनी मृत्यु से पहले वह ये देखना चाहता था कि उसकी मृत्यु का कारण कौन था। दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर ने अपना सिर घुमाने के लिए पूरा प्रयास किया। उसे याद आया कि उसके बगल में एक कर्कश भयानक आवाज आई थी, लेकिन उसकी आंखें पहले ही जल चुकी थीं, उसकी दृष्टि धुंधली हो चुकी थी। वह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। अंततः गु चांगहुआई ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उत्तेजित किया, उसका गला दबा दिया और तलवार की ऊर्जा से उसकी हृदय वाहिकाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दुष्ट संरचना मास्टर मर चुका था। अपनी मृत्यु तक उसने यह नहीं देखा था कि मुहुआ कैसा दिखता था। न ही उसे पता था कि उसकी मौत की योजना किसने बनाई थी। ये सभी परिवर्तन तीव्र गति से घटित हुए, लगभग 1 दर्जन क्षणों में। दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर की पहले ही हत्या कर दी गई थी। फॉर्मेशन पिवट का गुप्त कक्ष एक बार फिर शांत हो गया। मुहुआ दरवाजे पर गया और गुकवान को बुलाया जो हवा से बचाव के लिए पहरा दे रहा था, और फिर चुपचाप गुप्त कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। इस प्रकार राक्षस साधकों को ये पता नहीं चलेगा कि युवान चुंबकीय गुप्त कक्ष में तैनात उनका द्वितीय श्रेणी का उच्च पदस्थ दुष्ट संरचना गुरु अब मृत व्यक्ति था। गु चांगहुआई ने उस हाथ को छोड़ दिया जो दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर की गर्दन को दबा रहा था और उस छोटे चाकू को बाहर निकाला जिसने फॉर्मेशन मास्टर की हृदय वाहिकाओं को कुचल दिया था। दुष्ट संरचना मास्टर कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। मुहुआ ने गठन प्रवाह आरेख भी प्रस्तुत किया। ये देखकर गु चांगहुआई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये चित्र है। मुहुआ ने बिना पलक झपकाए कहा, यह विशेष रूप से फॉर्मेशन मास्टर्स को फंसाने के लिए है। अंकल गु, आप इसे देख नहीं सकते। गु चांगहुआई स्तब्ध था, आधा विश्वास कर रहा था, आधा संदेह कर रहा था।
दुष्ट संरचना मास्टर जमीन पर लेटा हुआ था। मेज पर एक शराब का प्याला था जिसमें एक अजीब सी आंख डूबी हुई थी। हाल ही में ईविल फॉर्मेशन मास्टर का म्यूटेंट दृश्य उसके दिमाग में फिर से उभर आया। मो हुआ चुपके से इस नेत्रगोलक को छुपाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आधा पहुंचा, गू चांगहुआई ने पहले ही शराब का प्याला छीनने के लिए तेजी से काम किया। ये शराब समस्याजनक है, आप इसे छू नहीं सकते। मो हुआ केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि गू चांगहुआई ने शराब के कप और उसके अंदर की आंख को सावधानीपूर्वक सील कर दिया था और उन्हें अपने भंडारण बैग में रख दिया था। मो हुआ के पास कोई विकल्प न होने के कारण उसने धीरे से याद दिलाया, अंकल गू, सुनिश्चित करें कि आप इस चीज को सुरक्षित रखें। चिंता मत करो, मो हुआ ने आह भरी। सब कुछ ठीक से निपटने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से मो हुआ ने फिर भी सुझाव दिया, अंकल गू, शायद आपको कुछ और बार छुरा मारना चाहिए। चेतना का सागर, क्यूई सागर और हृदय वाहिकाएं उन सबको पुनः निष्क्रिय कर देती हैं। ये दुष्ट संरचना मास्टर बहुत भयानक है, उसे पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए उसे पूरी तरह से मृत कर देना चाहिए। गू चांगहुआई आश्चर्यचकित रह गया। मो हुआ पर उसकी नजर थोड़ी अधिक सूक्ष्म हो गई। हालांकि गुएन और गू क्वान ने उनकी प्रशंसा की। यंग मास्टर मो का इतना सावधानी से काम करना सचमुच उचित है। उनके परिवार का आमतौर पर उदासीन और निर्दयी युवा स्वामी कभी इतना कठोर नहीं था। गू चांगहुआई ने आह भरी, लेकिन फिर भी उसने दुष्ट संरचना मास्टर के माथे, क्यूई सागर और हृदय वाहिकाओं पर एक बार फिर वार किया। एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर अब निस्संदेह मर चुका था। मो हुआ को अंततः राहत महसूस हुई। उसने एक बार मृत दुष्ट संरचना मास्टर की ओर देखा और अपने हृदय में विचार करने लगा। इस दुष्ट संरचना मास्टर के पास एक शक्तिशाली दिव्य भावना, अजीब बुरे विचार थे और उसके तरीके बेहद भयंकर थे। सौभाग्यवश वह पहले मर गया। मो हुआ ने सिर हिलाया। जो प्रतिद्वंद्वी वार नहीं कर सकता, वह वास्तव में अच्छा प्रतिद्वंद्वी है। एक मॉन्स्टर हंटर के रूप में जो चीज मूल्यवान है वह है बिना लड़े जीतना। यह उनके पिता मोशान से मिली एक अनुभवी मॉन्स्टर हंटर की गहन शिक्षा थी। उसे हमेशा इस बात को दृढ़ता से याद रखना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद समूह ने संक्षेप में युद्ध क्षेत्र को साफ किया और मो हुआ ने अपने सामने सरनी प्लेट की जांच शुरू कर दी। सरनी प्लेट चुंबकीय पैटर्न से ढकी हुई थी, जटिल और व्यवस्थित, जो युआन चुंबकीय यौगिक संरचना के पूर्ण कोर गठन धुरी को दर्शाती थी। मो हुआ ने कुछ क्षणों तक इसे देखा और महसूस किया कि वह समझ नहीं पाया। उन्होंने युआन चुंबकीय यौगिक संरचना नहीं सीखी थी और तो और ये 17 से अधिक पैटर्नों की संरचना थी। मो हुआ ने अपना सिर खुजलाया, एक पल सोचा, फिर पूछा, अंकल गू, दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर के स्टोरेज बैग का क्या हुआ? फॉर्मेशन डायग्राम के लिए अंदर देख लीजिए। गू चांगहुई झिझके, क्योंकि यह फॉर्मेशन मास्टर एक ईविल फॉर्मेशन मास्टर था, उसके स्टोरेज बैग में निश्चित रूप से कुछ डेमन पाथ कौशल या ईविल पाथ फॉर्मेशन विधियां होंगी, इसलिए ईविल फॉर्मेशन मास्टर का स्टोरेज बैग उसके द्वारा एकत्र किया गया था। अंदर की वस्तुएं मो हुआ के देखने के लिए नहीं थीं। दाव दरबार के कैनन के रूप में गू चांगहुआई को पता था कि एक गठन मास्टर जितना अधिक प्रतिभाशाली होगा, बुरी संरचनाओं के बारे में उसकी समझ उतनी ही गहरी होगी और वह उतनी ही तेजी से सीखेगा। उन्हें वापस न लौटने वाले रास्ते पर ले जाने के लिए केवल एक या दो नजरें ही काफी हो सकती हैं। मो हुआ समझ गया और फिर बोला, बस मुझे युआन चुंबकीय प्रकार की संरचनाएं दिखाओ। गू चांगहुआई ने एक क्षण सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। युआन चुंबकीय प्रकार की संरचनाएं ठीक होनी चाहिए। उन्होंने ईविल फॉर्मेशन मास्टर के स्टोरेज बैग को खोला, उसमें खोजबीन की और कई फॉर्मेशन पुस्तकें तथा एक बड़ा, जटिल फॉर्मेशन आरेख पाया। गू चांगहुआई युआन चुंबकीय गठन पैटर्न को भेद नहीं सका, लेकिन इन पुस्तकों और आरेखों में स्पष्ट रूप से युआन मैग्नेटिक लिखा है, इसलिए वे सही होने चाहिए। युआन चुंबकीय आत्मा दृष्टि गठन, युआन चुंबकीय आत्मा दृष्टि यौगिक गठन चार्ट, युआन चुंबकीय गठन धुरी प्रारंभिक व्याख्या। मो हुआ की आंखें चमक उठीं। सब अच्छी चीजें, और यह युआन चुंबकीय संरचनाओं से कहीं अधिक गहन है जो उसने सीखी थी। इस दुष्ट निर्माण मास्टर की संरचनाओं में उपलब्धि, विशेष रूप से युआन चुंबकीय संरचनाओं में, वास्तव में काफी उल्लेखनीय थी। युआन चुंबकीय संरचना में इतनी कुशलता से महारत हासिल की गई थी कि अन्य संरचनाओं, विशेष रूप से दुष्ट संरचना का भी गहन अध्ययन किया गया होगा। शुक्र है वह पहले मर गया, अन्यथा यह परेशानी का कारण बन सकता था। ठीक है, मैं तो इस दुष्ट संरचना मास्टर का नाम भी नहीं जानता।
मो हुआ ने अपने दिल में सोचा, फिर दोबारा सोचा, कोई बात नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो वैसे भी मर चुका है। मो हुआ को इन युवान चुंबकीय संरचना पुस्तकों, विशेष रूप से युवान चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि जटिल संरचना चार्ट की प्रति को पलटते हुए उचित महसूस हुआ। उन्हें देखते हुए मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। गु चांगहुआई ने पूछा, क्या आप इसे समझ सकते हैं? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। ये संयुक्त संरचना 18 पैटर्नों की है, जो कि सामान्य 18 पैटर्न संरचना से भी अधिक कठिन है। इसके अलावा यहाँ शामिल युवान चुंबकीय संरचना का ज्ञान भी काफी अपरिचित है। युवान चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना में 17 पैटर्न हैं। इसके अलावा युवान मैग्नेटिक कोर का अनुक्रम नियंत्रण भी है, जो और भी अधिक गहन है। गु चांगहुआई को सब कुछ जटिल लगा जब उन्होंने सुना। तो क्या हमें इस युवान चुंबकीय यौगिक संरचना को नष्ट कर देना चाहिए? मो हुआ ने फिर अपना सिर हिलाया। यह युवान चुंबकीय यौगिक संरचना द्विदिशात्मक है। अगर हम इसे नष्ट कर देते हैं तो दानव महल में युवान चुंबकीय पूर्व चेतावनी निष्क्रिय हो जाएगी और दानव साधकों के बीच संचार विफल हो जाएगा, जिससे वे सतर्क हो सकते हैं। तो क्या हम इसे यहीं छोड़ दें और अनदेखा कर दें? इसे बिना ध्यान दिए छोड़ देने से भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मो हुआ ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, मैं इससे सीखने की कोशिश करूंगी, देखूंगी कि क्या मैं इसमें महारत हासिल कर सकती हूँ। गु चांगहुआई आश्चर्यचकित रह गया, तुम अब इसे सीख रहे हो? हाँ। मो हुआ कुछ उदास दिख रहा था। यदि वह नहीं जानता तो उसे तुरंत सीखना होगा। गु चांगहुआई ने जटिल दृष्टि से देखा और फिर कहा, लेकिन आपकी दिव्य भावना शायद पर्याप्त नहीं है। मो हुआ ने सिर हिलाया, मुझे इसे बनाने में सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। उसने अपने सामने युवान मैग्नेटिक कोर की ओर इशारा करते हुए कहा, किसी और ने इसे पहले ही बना लिया है, मुझे बस ये सीखना है कि इस युवान मैग्नेटिक कोर को कैसे नियंत्रित किया जाए, और दिव्य ज्ञान की आवश्यकताएं इतनी सख्त नहीं है, मेरी वर्तमान दिव्य ज्ञान पर्याप्त है। ओह! गु चांगहुआई को पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिलाया, ठीक है, कोशिश करो और इसे सीखो। ताओवादी न्यायालय में इतने लंबे समय तक काम करने के बाद उन्होंने ये समझ लिया कि पेशेवर मामलों को पेशेवरों पर ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए गु चांगहुआई और अन्य लोग पास में पहरा देते रहे। मो हुआ शांत हो गया और उसने इन जाहिरा तौर पर अधिक उन्नत युवान चुंबकीय यौगिक संरचनाओं का पता लगाना शुरू कर दिया। समय सीमित था, इसलिए वह बहुत गहराई से नहीं सीख सका। उनकी दिव्य अनुभूति भी सीमित थी, वे अभी तक इन संरचनाओं में निपुणता प्राप्त नहीं कर सके थे। वह पहले केवल निर्माण सिद्धांत को समझने का प्रयास कर सकता था। पहली चीज जिस पर उन्होंने ध्यान दिया वह थी युवान चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना। युवान चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि एकल संरचना युवान चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि यौगिक संरचना की संरचना का आधार थी। मो हुआ ने निर्माण पैटर्न, मूल संरचना और निर्माण विधि मानचित्रों की समीक्षा की। युवान चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि निर्माण में स्थिर चुंबकीय पैटर्न के आधार पर उन्होंने इस निर्माण के कार्य को कुछ हद तक समझा। यह एक आध्यात्मिक शक्ति निगरानी संरचना थी। इससे उन्हें चुंबकीय प्रवाह संवेदन के माध्यम से साधक की आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति का दर्शन करने की अनुमति मिली। हालांकि इसका दायरा सीमित था, और चूंकि यह आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की विभिन्न हवाओं से आसानी से विचलित हो जाता था, जिससे छवि थोड़ी धुंधली हो जाती थी। मो हुआ को अचानक एहसास हुआ, इससे पहले गलियारे में वे 3 दानव साधक और 1 दानव शिकारी कुत्ता उनके वापस लौटने का कारण संभवतः ये था कि पास के युवान चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति के निशान का पता लगा लिया था। लेकिन दुष्ट संरचना मास्टर कुछ अनिश्चित था, इसलिए उन्होंने उन 3 लोगों और 1 कुत्ते को जांच के लिए वापस भेजा। गठन के सिद्धांत को समझने से चीजें आसान हो गईं। जहां तक गठन की बारीकियों का सवाल है, वह उन्हें अभी नहीं सीख सकते, लेकिन बाद के लिए उन्हें रख सकते हैं। मो हुआ ने चुपके से फॉर्मेशन बुक्स को अपने स्टोरेज बैग में भर लिया। अगला था युवान चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि यौगिक गठन। एकल संरचना के सिद्धांत को समझते हुए उन्होंने युवान चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि यौगिक संरचना को विभाजित और अवलोकन किया, जिससे कुछ प्रमुख पहलुओं को समझना आसान हो गया। युवान चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि यौगिक संरचनाओं का ये सेट दानव गुफा युवान चुंबकीय रक्षा प्रणाली की एकीकृत निगरानी और संचार प्रणाली थी। युवान चुंबकीय रक्षा का उद्देश्य साधकों के हमलों से रक्षा करना नहीं था, बल्कि रहस्यों के रिसाव को रोकना था।
युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि यौगिक संरचनाओं के इस सेट का उपयोग करके वह पूरे दानव महल में सभी दानव साधकों की समय सारणी को एकीकृत कर सकता था, उन्हें एक में समेकित कर सकता था। इस प्रकार संपूर्ण दानव गुफा प्रवेश के लिए अभेद्य बन गई, सोने के सूप की तरह ठोस। ये तो बस अफसोस की बात थी, सफलता भी गठन से, असफलता भी गठन से। ये संरचना दानव महल की बाधा थी, लेकिन मो हुआ की नज़र में ये सबसे बड़ी खामी भी बन गई। मो हुआ ने बिना किसी व्यवधान के युआन चुंबकीय संरचना का अध्ययन किया। गु चांगहुआई चुपचाप किनारे से देख रहा था। उसने मो हुआ को सिर झुकाए, संरचना में तल्लीन, कभी भौहें सिकोड़ते, कभी भौहें सहलाते, कभी विचार करते, कभी धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाते, या कभी कलम जैसे हाथ से जमीन पर इशारा करते देखा। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया में उस संरचना के अलावा कुछ भी नहीं है। गु चांगहुई ने अपने दिल में चुपचाप आह भरी। ऐसे खतरनाक स्थान पर एक क्षण में इतनी तीव्रता से संरचना पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतनी कम उम्र में ही फॉर्मेशन में इतनी अच्छी महारत हासिल कर ली थी। कौन जाने कितना समय बीत गया था जब मोहुआ की आंखें चमक उठी थीं। गु चांगहुआई ने ये देखकर अपनी निगाहें तेज कर लीं। फॉर्मेशन पिवट, क्या आपने इसे सीखा? मोहुआ ने कहा, मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। फिर वह उठा और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ गु चांगहुआई के सामने सभी युआन चुंबकीय संरचना पुस्तकों और संरचना आरेखों को अपने भंडारण बैग में डाल लिया। बहुत अमीर हो गए। 17 पैटर्न और उससे ऊपर के युआन चुंबकीय संरचनाओं और युआन चुंबकीय यौगिक संरचना के लिए संप्रदाय से उन्हें खरीदने के लिए उसे यह नहीं पता होगा कि कितने मेरिट पॉइंट्स की लागत आएगी। इसके बारे में सोचकर ही दुख होता है। फिर गु चांगहुआई को न देखने का नाटक करते हुए मोहुआ युआन चुंबकीय यौगिक संरचना के नियंत्रण सरणी प्लेट तक ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो और पूरे संरचना धुरी को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। गु चांगहुआई ने मोहुआ को चुपके से कुछ वस्तुओं का गबन करते हुए देखा, लेकिन ऐसे समय में वह उसे आवाज देकर परेशान नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल आहें भर सकता था, ये दिखावा करते हुए कि उसने कुछ नहीं देखा। युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि यौगिक संरचना का गठन धुरी चुंबकीय प्रवाह की धुंधली परत से ढका हुआ था। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए बार बार फॉर्मेशन पिवट से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन कंपाउंड फॉर्मेशन का फॉर्मेशन पिवट बहुत प्रतिरोधी था। आंतरिक चुंबकीय प्रवाह की अराजकता ने भी उनकी दिव्य इंद्रिय पर अत्यधिक दबाव डाला। मोहुआ ने कई बार असफल प्रयास किया, अंततः उसकी अभिव्यक्ति धूमिल हो गई और उसने धैर्य खो दिया। अपने 16 पैटर्न गुणवत्ता रूपांतरित दिव्य इंद्रिय के साथ उन्होंने चुंबकीय कोहरे को तोड़ते हुए अराजक चुंबकीय प्रवाह को बलपूर्वक सहन किया। इसके बाद उन्होंने जो युआन चुंबकीय ज्ञान सीखा था उसका उपयोग करते हुए उन्होंने युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि यौगिक संरचना के गठन धुरी को नियंत्रित किया। उस क्षण मोहुआ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दिव्य भावना अचानक स्पष्ट हो गई हो। संपूर्ण दानव महल संरचना धुरी प्रणाली के एक अमूर्त लेकिन कड़े पैटर्न में उसके दिमाग में प्रकट हुआ। लंगर के रूप में संरचनाएं, राक्षस साधक सैनिक के रूप में, स्वर्गीय आंखों के रूप में आत्मा दृष्टि संरचनाएं, आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन, दानव महल के महत्वपूर्ण कोनों में झांकना। मोहुआ को अचानक ऐसा लगा कि वह सब कुछ समझ गया है। ये दानव महल अब मेरा है।